गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का नाम है पर्यावरण अध्ययन की दक्षता और शिक्षा शास्त्र। पेपर 6 है आपका ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, पहला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र के स्कोप ऑफ एवीएस एज करिकुलर एरिया एट प्राइमरी लेवल। कि प्राइमरी लेवल पर एरियाज का क्या महत्व है वो आपको समझना है। तो पहले हमको पता हो कि पर्यावरण अध्ययन का मतलब ही क्या होता है। तो नाम से अगर आप देखें, पर्यावरण का अध्ययन मतलब जिसका संबंध पर्यावरण से, मतलब आपके आसपास का एटमॉस्फेयर। दो शब्द से मिलकर बनाए, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घेरे हुए, ठीक है। तो परि प्लस आवरण का मतलब क्या हो गया, हम जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, मतलब जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, ठीक है जी। कोई भी बाहर की वस्तु पर्यावरण का अंग है। तो हॉलैंड कहते हैं पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो सभी बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का कुल मिलाकर वर्णन करता है, जो जीवित प्राणियों के जीवन, प्रकृति, व्यवहार, विकास, उन्नति और परिपक्वता को प्रभावित करे, वो हमारा पर्यावरण है। वुडवर्थ कहते हैं पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति के पितृयक मतलब जीन्स के सिवा बाकी सभी को प्रभावित करता है। इनमें वे सब एक्सटर्नल कारक हैं जिनका जब से जीवन आरंभ हुआ है मनुष्य को प्रभावित करते हुए आए हैं, ठीक है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि इस प्रकार से हम पर्यावरण को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण मतलब नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण मतलब सोशल एनवायरनमेंट। तो प्राकृतिक या भौतिक में दो तरह के आते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो पूर्ववत बन सके और जो पूर्ववत ना बन सके, ठीक है जी। जैसे कि पानी, भूमि, पेड़ पौधे सब पूर्ववत है, मतलब रिन्यूएबल है, ठीक है। अब जो पर्यावरण है उसको बायोटिक और एबायोटिक मतलब जैविकीय और अजैविकीय के आधार पर बांटा जा सकता है। जैविक हमारे पर्यावरण में सभी सजीव, मतलब जितने भी लिविंग है वो जैविक है, जितने भी नॉन लिविंग है वो एबायोटिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य को सब जैविक ही है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या है, अजैविक ही है। अब उसके बाद क्या है, सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण हमारा समाज, हमारे रिश्ते, ये सब पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण में आते हैं। राष्ट्र के संबंध, ठीक है, परिवार के संबंध, ये सब सामाजिक में आते हैं। अब सामाजिक के या पर्यावरण अध्ययन के मुख्य सामाजिक अध्ययन के या पर्यावरण अध्ययन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसके घटक देखें, दो प्रकार के, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक अथवा मानव निर्मित वातावरण। इसका जो हमने पढ़ा उसका एक फ्लो चार्ट है। एक प्राकृतिक में जैविक वनस्पति जगत, सूक्ष्म जगत, अजैविक वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और प्राणी जगत सब प्राकृतिक में आते हैं। सामाजिक में परिवार, समुदाय, अर्थ संबंधी, राज्य, देश, राष्ट्र, विश्व, राजतंत्र, समाज, संस्कृति, राष्ट्र सब सामाजिक में आते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा सामाजिक या फिर मानव निर्मित, ठीक है। अब पर्यावरण से संबंधित अध्ययन को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने दो भाग में बांटा है, पहला प्रकृति से संबंधित और दूसरा मानव से संबंधित, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहता है पर्यावरण अध्ययन 1 और पर्यावरण अध्ययन 2 में उसको बांटा गया है। पर्यावरण अध्ययन 1 में सामाजिक अध्ययन है और 2 में विज्ञान है, ठीक है। तो पहली कक्षा या फिर दूसरी कक्षा में बच्चों का जो परिचय है वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित पर्यावरण के बारे में किया जाता है। इसके अंतर्गत हम प्रकृति पढ़ते हैं, मनुष्य से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बारीकियों के मध्य कोई स्पष्ट अंतर करने की बात होनी चाहिए। तो परिषद का ये मानना है कि पहली और दूसरी कक्षा में इस विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखें तो फर्स्ट सेकंड क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है, 3 से 5वीं तक की कक्षा में इसकी किताब पाई जाती है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन भाग 1 का कार्य क्षेत्र क्या क्या है इसमें, पहला है पारिवारिक वातावरण संबंधित सामग्री, व्यक्ति का परिवार संबंध, पारस्परिक सहायता, सामाजिक विकास, परिवार की भूमिका, माता पिता का आदर, इस तरह के चैप्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा है बुनियादी आवश्यकताओं संबंधित सामग्री, मतलब भोजन, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, है ना, उस सब संबंधित जानकारी हासिल होती है। उसके बाद सामाजिक वातावरण संबंधित सामग्री। अब सामाजिक वातावरण, सामाजिक संगठन, गाँव और नगरों का विकास हो गया, धार्मिक संस्थान, स्कूल, त्यौहार, मेले का महत्व, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी बच्चे को दिखती है।
उसके बाद सांस्कृतिक वातावरण संबंधित सामग्री, मतलब प्रथाएं कैसी हैं, परंपराएं कौन सी हैं, प्राचीन सभ्यता कौन चलती हुई आ रही है, इन सब संबंध जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। इतिहास के बारे में बच्चा सीखता है कि भाई हमारा इतिहास किस प्रकार का था। भौतिक वातावरण किस प्रकार का है, नदियाँ, पेड़ पौधे, वन, पशु पक्षी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी के बारे में बच्चा सीखता है। आर्थिक वातावरण मतलब उद्योग, व्यापार, बेरोजगारी की समस्या, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय, कृषि, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पे दी जाती है। विज्ञान और तकनीकी मतलब सृष्टि को समझने में विज्ञान का महत्व क्या है, प्रकृति को समझने में क्या है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है। राजनीतिक वातावरण संबंध मतलब कर्तव्य, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और राष्ट्र का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, उसके बारे में सीखता है। और विश्व से संबंधित सामग्री, जैसे विश्व के अलग अलग देशों में किस प्रकार की प्रथाएं हैं, कौन राजनीतिक स्थिति क्या है, भौगोलिक, जलवायु, इतिहास, प्रथाएं क्या क्या हैं, उसके बारे में बच्चा उसके अंदर सीखता है। अब अध्ययन 2 की अगर हम बात करें, विज्ञान कार्य क्षेत्र, इसमें क्या क्या आता है, तो हमारा शरीर और स्वास्थ्य, कि हमारे शरीर में क्या क्या है, कौन कौन सी हड्डी हैं, किस प्रकार से मांसपेशियां हमारे लिए काम करती हैं, या हम शरीर को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं, ये बातें आती हैं। घर और पड़ोस, इसके अंतर्गत पड़ोस की वस्तुएं, स्वास्थ्य, पालन, राष्ट्रीय पर्व, सुरक्षा नियम, इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं। सुरक्षा और प्राथमिक सहायता, तो इसके अंतर्गत बच्चों को सुरक्षा, सड़क पर चलने के नियम, खेल समय सावधानी बरतना, औजारों का प्रयोग, की सब चीज़ें सिखाते हैं। ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स, इसके बारे में शिक्षा सीखता है। जलवायु किस प्रकार की होती है अलग जगहों पर, मौसम कैसा होता है। सजीव और निर्जीव के बारे में सीखता है बच्चा। पदार्थ और उसके गुण किस प्रकार के हैं वो सीखता है। ठीक है जी, तो ये था आपका पर्यावरण अध्ययन। अगला टॉपिक है पाठ्यक्रम संगठन, की करिकुलम को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम सब जानते हैं पाठ्यक्रम शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इससे हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में इसका विशेष स्थान भी है कि ये उद्देश्य और आदर्शों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को आपस में जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करते हैं। तो पाठ्यक्रम ही ये तय करता है कि हमें किस तरीके से बच्चों के विकास में भूमिका निभानी है, बच्चों को किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना है। ठीक है, इसको शिक्षा और विद्यालय का दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्बल मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब और क्या मीनिंग है करिकुलम के, तो करिकुलम शब्द जो है वो लैटिन शब्द क्यूरर से मिलकर बना, इसका मतलब होता है दौड़ करना या भागना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम की सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो दी कनिंघम ने। उनके अनुसार पाठ्यक्रम अध्यापक सभी कलाकार के हाथ में वह साधन है, अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वो साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। बहुत ही सुंदर परिभाषा इन्होंने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अध्यापक जो है वो बच्चे को एक पदार्थ मान के उसको अनुकूल, उसके अपने आदर्शों के अनुकूल ढालने की कोशिश करता है। ठीक है जी, और व्यापक अर्थ क्या है, संकुचित व्यापक अर्थ तो कह रहे हैं सामान्यतः लोग पाठ्यक चर्चा और पाठ्यक्रम में भेद नहीं कर पाते। तो पाठ्यक्रम को 2 अर्थों में मिल सकते हैं, एक तो संकुचित और दूसरा व्यापक। संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम केवल पाठ्य चर्चा से अधिक कुछ नहीं है, और इस मत के अनुसार विभिन्न विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के तथ्यों की सीमा या विस्तार निश्चित कर दिया जाता है। मतलब कितना पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, वो सब निश्चित होता है। ठीक है, और व्यापक मतलब बड़ा करके उसको हर तरीके से बच्चे को समझाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में फर्क दिखाया गया है। तो पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का एक भाग है, जबकि पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूरा और अभिन्न अंग है। पाठ्यक्रम का रूप व्यापक है और इसका कैसा होता है, पाठ्य वस्तु में सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है। पाठ्य वस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं और पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक खुद करता है। पाठ्य वस्तु में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान देते हैं, जबकि इसमें संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में विषय से संबंधित क्रियाएं होती हैं। पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक सभी पक्षों से संबंधित क्रियाएं हैं। पाठ्यक्रम क्षेत्र व्यापक है और इसका सीमित होता है। ठीक है जी, अब पाठ्यक्रम की पुरानी अवधारणाएं क्या है, सबका अपने अपने दृष्टिकोण, सब अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जो है चीज़ों को ढालना जानते हैं, उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे हैं दृष्टिकोण
जैसे कि पाठ्यक्रम की संकुचित धारणा को स्वीकार करते हुए कनिंघम ने कहा, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में वो यंत्र है जिससे वह अपने वस्तु को, मतलब छात्र को, अपनी कला कक्षा मतलब विद्यालय में अपने आदर्शों मतलब उद्देश्यों के अनुसार बना। कार्टर वी गुड के अनुसार पाठ्यक्रम निर्देशन की विशिष्ट सामग्री और पाठ्य पुस्तक की एक संपूर्ण और सामान्य योजना है जिसे स्कूल छात्रों के सामने इसलिए हम रखते हैं कि जिससे वे व्यावसायिक अथवा पेशे में प्रवेश करके स्नातक बनने अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। ऐसे कोमिनियस कहते हैं, पानी, पृथ्वी, आकाश, पाताल, मानव शरीर, आत्मा, पवित्र जल, कलाओं, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, अर्थ संरचना, धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बुद्धिमत्ता के इन छोटे उम्मीदवारों को अपरिचित रखा जाए। मतलब सब कुछ जो है ऐसा है जो बच्चे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अब डॉक्टर आर.एन. सफाया कहते हैं कि पाठ्यक्रम स्कूलों में निर्देशन के लिए एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए गए विषय समूहों के अध्ययन की विषय वस्तु है। ऐसे ही एबिजावेद कहती हैं मैसी के अनुसार पाठ्यक्रम छात्रों के लिए निर्धारित निर्देश सामग्री है। अब न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या है करिकुलम का, आधुनिक अवधारणा क्या है पाठ्यक्रम की। तो हमारा समाज जो है लगातार गति कर रहा है, परिवर्तन निरंतर आते जा रहे हैं और परिवर्तन जो है निरंतरता के कारण दिखाई नहीं देते। कई बार अगर ये अचानक परिवर्तन आते हैं तो ही हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पिछले 20 वर्षों में ऐसा माना जाता है कि पिछले 2 वर्षों में भी इतनी नहीं हुई है। ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान में पिछले 20 वर्षों में जितनी वृद्धि नहीं हुई थी उतनी पिछले 2 साल में नहीं हुई है। ज्ञान के इस विस्फोट के कारण पुराना ज्ञान असंगत लगता है और गलत सिद्ध होता है। मतलब जो हम पहले सीख चुके हैं वो हमें गलत लगता है। अगर हम देखें डिफरेंस किया गया है दोनों में, प्राचीन पाठ्यक्रम और आधुनिक पाठ्यक्रम में। तो प्राचीन पाठ्यक्रम का मतलब केवल विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन आधुनिक में क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान संतुलित और सामंजस्य जानकारी प्राप्त करना है। पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणा में केवल विषय वस्तु को ही महत्व दिया गया था, जबकि आधुनिक में क्या है, संपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान दिया गया। पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणा में रटने पर दिया गया, मतलब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर समझ, कौशल और भावात्मक पक्ष पर ध्यान दिया गया। प्राचीन पाठ्यक्रम में परंपरागत शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया, मतलब भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वाद विवाद विधि, समस्या विधि, परियोजना समस्या विधि, मतलब बच्चा जो है करके सीखे, इस बात पर जो है जोर दिया गया है। अब करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, मतलब पाठ्यक्रम का विकास। तो पाठ्यक्रम विकास का मतलब है कि ऐसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती। यह प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई इसकी भी जानकारी नहीं है। शिक्षण संबंधित आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों के द्वारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे क्या है, एक फ्लो चार्ट, एक सर्कुलर चार्ट है कि भाई कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हमें नहीं पता, लेकिन जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। मतलब पहले एम्स आए, उसके बाद टीचिंग मेथड एंड सिलेबस, फिर टेस्टिंग किया गया और बाद में उसका फीडबैक दिया गया। यहाँ पे दिया है ना टीचिंग एम्स। तो सभी साधनों का इस्तेमाल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम एक साधन है जब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। शिक्षण विधि है पाठ्यवस्तु कि छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम परिस्थितियों और अवसर शिक्षण विधियों एवं पाठ्य वस्तु की सहायता में उत्पन्न किए जाते हैं ताकि संबंधित उद्देश्य प्राप्त हो सके। टेस्टिंग प्रोसीजर में क्या है कि भाई ये यहाँ पर निश्चित करते हैं कि शिक्षण विधियां या पाठ्यक्रम से किसी सीमा तक उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। फीडबैक के अंदर क्या आता है कि परीक्षण के अर्थ प्रदान करना शिक्षकों और छात्रों को पृष्ठ पोषण प्रदान करता है और इसके द्वारा पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिए दिशा मिलती है। ठीक है, अब है पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो 3 पहलू हैं शैक्षिक प्रक्रिया के। पहला, शिक्षक क्यों, शिक्षा कैसे और शिक्षा में क्या। मतलब शिक्षक क्यों जरूरी है, शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा में क्या दिया जाए। तो शिक्षा क्यों का संबंध किससे है कि उद्देश्य क्या है शिक्षा प्राप्त करने के। शिक्षा कैसे का मतलब क्या है कि विधियां क्या है पढ़ने की, और शिक्षा क्या का संबंध किससे है, पाठ्यक्रम से। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक को उद्देश्य को प्राप्त करने, शिक्षण विधियों का चयन करने और लागू करने के लिए पाठ्यक्रम की क्या होती है, जरूरत होती है। लाभ क्या है, तो कह रहे हैं शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थित होना। शिक्षण पाठ्यक्रम की आवश्यकता तो है, लेकिन इसके लाभ क्या है पाठ्यक्रम के। तो भाई जितनी भी प्रक्रिया है शिक्षा की वो व्यवस्थित होती है, उसको सिरिगेशन मिल जाता है। प्राथमिक पर क्या पढ़ाना है, फिर माध्यमिक पर क्या, उसके बाद बड़ों क्या पढ़ाना है, तो ये सब हमको जानकारी मिलती है। शिक्षा का स्तर समान रहना कि मेंटेन करता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हर एक लेवल पर। उद्देश्य के प्राप्त संबंध, अगर हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे तो उद्देश्य भी हमको प्राप्त हो जाएंगे, चीजें आसान बन जाएंगी।
समय और शक्ति का सदुपयोग होना, कि जो भी समय या शक्ति हम लगाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाती है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने से समय और शक्ति का महत्व बना रहता है। आगे, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना। जो भी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं बच्चे की, भाई मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संप्रयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है, ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, तो जितनी भी उसकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होती है। पाठ्ययुक्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव है, कि भाई अगर पाठ्यक्रम होगा तो उस पाठ्यक्रम के अनुसार में किस लेवल पे क्या पढ़ाना है उसके अनुसार पुस्तकें बन जाएंगी। मूल्यांकन सहज और सरल, भाई पाठ्यक्रम के अनुसार जो पढ़ाया गया है उसका मूल्यांकन ईजी हो जाता है, कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, एक टीचर जो है उसको भाप पाता है। शिक्षण सामग्री का निर्धारण, कि जो स्टडी मटेरियल हमको इस्तेमाल करना है पाठ्यक्रम के अनुसार उसका हम यूज कर पाते हैं। विभिन्न प्रवृत्तियों और दर्शनों को दर्शाना, कि पाठ्यक्रम शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियों और शिक्षण दर्शन के परिवर्तनों को दिखा पाता है और दर्शन की क्रिया का जामा पाठ्यक्रम पहनाता है। अब चुनाव, शिक्षण विधियों का चुनाव करना आसान हो जाता है। भाई शिक्षा के लिए शिक्षण विधियां बहुत जरूरी हैं और पाठ्यक्रम इसी काम को आसान बना देता है। ठीक है भाई, तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। तो अब पाठ्य पर्यावरण अध्ययन और दूसरा क्या पढ़ा हमने आज, पाठ्यक्रम, है ना, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 2 टॉपिक आज आप क्लियर कर लेंगे। अगला टॉपिक जो है हम इसका कल पढ़ेंगे। पहली बुक मुझे लगता है कि आप सबने पूरी कर ली होगी। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा पाठ्यक्रम के निर्माण संबंधित महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से। ठीक है, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, आज आप करके और पहली बुक आप सब लोग कंप्लीट कर लें, उसको छोड़े नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आईटी की। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आते हैं, अलग से एग्जाम ही उसका होता है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करें। ओके।